Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, now we have started the topic of respiration, chapter number 11, bioenergetics. और इसमें हमने पढ़ना है कि कैसे एनर्जी कन्वर्शंस होती हैं. हमने बेसिक्स चीज़ें सारी पढ़ ली. रेस्पिरेशन का लास्ट लेक्चर हमने रेस्पिरेशन की बेसिक्स पढ़ी थी कि कैसे रेस्पिरेशन होगी, क्यों होती है, कैसे होती है. अब उनकी आगे लास्ट टाइम हमने जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके हवाले से भी उसकी डिटेल्स पढ़ ली थी कि वो कैसे होती है. नाउ आवर बेसिक कंसर्न इज़ टुडेज टॉपिक इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट अकर्स इन 4 स्टेप्स. एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दिए जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो उसमें 4 बेसिक स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज़ glycolysis. Second step is oxidation of fatty acid. Third step is Krebs cycle, or also known as citric acid cycle. And the fourth process is electron transport chain or respiratory chain. And I have already discussed, ये इसलिए मैंने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट रह जाए. जब फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, इट अकर्स इन द cytoplasm or cytosol, while the other 3 steps they occur in the mitochondrial और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर, इन द क्रिस्टे, जो फोल्डिंग्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन की, वहाँ पर ये सारा स्टेप होता है. क्लियर? सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्लाइकोलाइसिस. आज हम डिस्कस करे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर. आज के जो टॉपिक है उसमें ग्लाइकोलाइसिस. तो इसकी बेसिक मैंने आपको बता दी थी. ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है. इसी वजह से एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर ये कॉमन होता है. क्लियर? सो ग्लाइकोलाइसिस. सो व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस? इसको हम डिफ़ाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी भी डिफ़ाइन कर देते हैं. दैट इज़ सिंपली, आज तक आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए, ठीक है, इससे पहले मैट्रिकुलेशन अंडर मैट्रिक क्लासेस में भी पढ़ते हैं. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड. ये हम डेफिनेशन आज तक पढ़ते हैं इसकी. So dear students, it is not as simple as you have learned before. आपने जैसे पहले पढ़ा, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि जस्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड. तो इसके वाले से हमने बेसिकली ये 6 कार्बन कंपाउंड और पायरोविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, ये भी बात हो चुकी पिछले लेक्चर में. सो इट इज़ बेसिकली 10 स्टेप्स. 10 स्टेप्स में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होती है पायरोविक एसिड के अंदर. और कैसे कन्वर्शन होगी, इसमें हम इसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं. ग्लाइकोलाइसिस को 2 फेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे.
The first phase is preparatory phase. Preparatory phase. And the second phase is called as oxidative phase. So two phases जिसमें कि glycolysis मुकम्मल होगी, preparatory phase and the oxidative phase. So first of all we are going to discuss the preparatory phase. तो preparatory phase में अच्छा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा, इसका स्केच, इसका वो जो होता है, जो फ्लो डायग्राम है वो ड्रॉ करने के लिए आती है आमतौर पर 4 मार्क्स का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये वाला ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इसका स्केच. सो इसमें होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल we start from glucose. Glucose is converted into its isomer glucose 6-phosphate, and at this step में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है. फर्स्ट स्टेप के अंदर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate, ATP is converted into ADP, और इस ADP का जो फॉस्फेट है वो इस ग्लूकोज के अंदर ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. इन द नेक्स्ट स्टेप, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा हो उसे हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन हो रही है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. इन द नेक्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6-phosphate जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर, दैट इज fructose 6-phosphate. क्लियर. तो चूंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का आपको पता है स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन
जो केमिकल फार्मूला इनका सेम हो, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें केमिकल फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों 6 कार्बन कंपाउंड मोनोसेकेराइड्स हैं जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप दैट इज आइसोमेराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप को हम किस तरह से नाम दे सकते हैं? एज फॉस्फोरिलेशन, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर एंजाइम एक्ट करेगा आइसोमेरेज, ठीक है, और वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू फ्रुक्टोज। और आपको इसका बेसिक डिफरेंस भी पता है कि जो ग्लूकोज है इट इज़ एन एल्डो शुगर, जबकि फ्रुक्टोज जो है ये कीटो शुगर है, ठीक है, कीटोज कंटेनिंग इसमें अंदर ग्रुप होगा। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर फ्रुक्टोज, यहाँ पर एक और एटीपी इस्तेमाल होगा, अगेन another molecule of ATP is consumed, it is converted into ADP, और यहाँ पर जो फॉस्फेट यहाँ से रिमूव होगा वो इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर ऐड होगा। यानी अब फ्रुक्टोज के पास पहले एक फॉस्फेट था, अब 2 हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं स्टूडेंट, ये 6 का क्या मतलब है? 6 का मतलब है जो कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज की 6 कार्बन हैं, उसमें 6ठी कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, इस वजह से इस ग्लूकोज को कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर एक और फॉस्फेट ऐड होगा और वो होगा एट द पोजीशन नंबर और कार्बन नंबर 1। सो इट विल बी now termed as fructose 1,6 bisphosphate। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो पहले सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे था, अब कार्बन नंबर 1 पे भी एक फ्रुक्टोज ऐड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 2 हो चुके हैं, तो 2 के लिए वर्ड होता है बिस और बाय। सो बिस का यहाँ पर पहले सिंपल फॉस्फेट था, अब यहाँ पर बिस का मतलब 2, तो एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर और एक कार्बन नंबर 6 के ऊपर फ्रुक्टोज के फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्योंकि यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक जो है वो फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो ये वाला स्टेप भी क्या कहलाएगा? फॉस्फोरिलेशन। ये किसकी फॉस्फोरिलेशन हुई है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की। और क्या बना है? प्रोडक्ट क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इन द नेक्स्ट स्टेप, अब जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये 2 कंपाउंड्स में टूटेगा। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 कंपाउंड्स। फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये इसमें किस में कन्वर्ट होगी? 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर 2 3 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे। वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और DAP, इसका ये एब्रीवेशंस भी याद रखनी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। DAP, सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक तो ये बनेगा, दिस इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फ्रुक्टोज वाज 6 कार्बन कंपाउंड, और दूसरा जो इससे बनेगा दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
जिसको हम बोलेंगे G3P। सो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो फ्रुक्टोज 6 कार्बन था, 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया, एक फॉस्फेट इसके साथ रह गया, 3 वो अलग हो गए। एक कंपाउंड कहलाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा कहलाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फो ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या इसको एक शॉर्ट फॉर्म इसकी एक और भी है, दैट इज PGAL। ये वाली एब्रिवेशन भी आपने याद रखनी है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से PGAL फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, AL फॉर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड। तो 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, ये 2-3 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे। सो दिस इज़ द प्रेपरेटरी फेज। यहाँ पर प्रेपरेटरी फेज एंड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेप जो आपने याद रखना है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। क्योंकि दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू G3P। ठीक है, और यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करेगा बाय द नेम ऑफ आइसोमेरेज। क्योंकि ये दोनों का आइसोमर्स हैं, तो यहाँ पर आइसोमेरेज, एक आइसोमेरेज एंजाइम होगा। एज का मतलब एंजाइम, जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को कन्वर्ट कर देगा G3P के अंदर। ठीक है, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्रेपरेटरी फेज में ग्लूकोज से मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे G3P के। क्लियर, एक तो ओरिजिनल और एक कन्वर्टेड, जो कि DAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से कन्वर्ट होकर G3P में वो कन्वर्ट होता है। तो ये 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। क्लियर, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रेपरेटरी फेज। यहाँ की ख़ास बात आपने जो याद रखनी है, यहाँ पर देखेंगे एक ATP यहाँ पर इस्तेमाल हुई और एक ATP यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। ये हमारी कंज्यूम्ड है, ये कंजम्पशन हुई है ATP की। तो प्रेपरेटरी फेज में 2 ATP इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर, इसके बाद शुरू होती है ऑक्सीडेटिव फेज, और ऑक्सीडेटिव फेज को इसका एक और भी नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, ये भी इसका नाम है। ठीक है, ये याद रखना है, और ये क्रूशल स्टेप होता है। पे ऑफ का मतलब कि जो चीज़ हमारी यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी, वो इस फेज़ के अंदर, ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर वो हमें मिल जाएगी, वो पे ऑफ होगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ATP इस्तेमाल हुई थी, वो हमें इस फेज़ में मिलेगी। यहाँ पर ये अगला स्टेप बनाने से पहले हमारी बुक के अंदर चूँकि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बताया गया है, यहाँ पर ये देखिएगा साइड बॉक्स में मैं बता देता हूँ। तो ऐसे फ्रुक्टोज वन 6 बिसफॉस्फेट, ये देखिएगा, सिर्फ ये अगला स्टेप समझाने से पहले ये ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और G3P के अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के अंदर। और फिर अगला जो स्टेप हमारी बुक में, चूंकि वहाँ पर एक ही पेज के ऊपर कॉन्टिन्यूसली दिखाया गया है, तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये मैं रेड मार्क कर रहा हूँ।
ये इस तरह से होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करती हैं कि एक लाइन यहाँ से ऐसे नीचे DAP की तरफ से ऐसे बना देती हैं और एक लाइन आगे नीचे से G3P की तरफ से बनाते हैं, जो कि गलत होगा। अगला जो प्रोसेस चलेगा वो G3P से चलेगा। याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव फेज जो है यानी जो पे ऑफ फेज है वो G3P से, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होती है। चूंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं G3P के, एक तो ओरिजिनल जो यहाँ पर कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से जो कन्वर्ट हुआ, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो नोक यहाँ पर बना हुआ है, एज पॉइंट यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारी बुक में किया गया है। तो एक्चुअली आगे जो दो स्टेप्स जो पैरेलल आपकी बुक के अंदर ड्रॉ किए गए हैं वो G3P से आगे कंटिन्यूड हैं, एक G3P और एक DAP से नहीं है। ये चीज़ क्लैरिफाई करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, अगला प्रोसेस सारा गलत हो जाएगा आपका। तो G3P एक्चुअली जो है ये आगे इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक डायरेक्टली फ्रुक्टोज से और एक यहाँ से कन्वर्ट हो गए इस एंजाइम के ज़रिए, आइसोमेरेज के ज़रिए, जो कि DAP कन्वर्ट होता है G3P के अंदर। तो इस वजह से आगे ये है। तो यहाँ से आगे फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाने लगा हूँ ऑक्सीडेटिव फेज में। तो यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे G3P से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने थे? 2, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर DAP है, तो दे आर कन्वर्टेड, DAP इज कन्वर्टेड इनटू G3P बाय द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम। तो G3P से आगे फिर यानी यहाँ से आगे दो मॉलिक्यूल्स हैं, G3P के दो मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ बार बार मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि ये गलत नहीं करना। पॉइंट कहाँ से करना? G3P से। DAP से कुछ नहीं आपने शो ऑफ करना है, क्लियर? G3P से ही ये दो एरोस निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या होना है? द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑक्सीडेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी काम हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सेम यही होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगी? इस G3P की कैसे ऑक्सीडेशन होगी? यहाँ पर नंबर 1 NAD इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH। इसी तरह पर एक मॉलिक्यूल G3P का यहाँ पर और एक मॉलिक्यूल G3P का यहाँ पर भी सेम इसी तरह से NAD कन्वर्टेड इनटू NADH। सो एक तो ये ऑक्सीडेशन होगी, प्लस यहाँ पर और क्या चीज़ होनी है? नंबर 2 अगेन यहाँ पर एक फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर ऐड होगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि ये जो सी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रही है ये ATP से इस्तेमाल नहीं की गई। ये ATP के टूटने से जो फॉस्फेट बनती है वो वाली फॉस्फेट नहीं है। ये सेल के अंदर मौजूद जो पहले से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फॉस्फेट इस्तेमाल होगी यहाँ पर। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये क्या चीज़ है? दिस इज ऑक्सीडेशन which is followed by phosphorylation। तो दो बैक वक्त ये काम हो रहे हैं, पहले ऑक्सीडेशन होगी और फिर फॉस्फोरिलेशन होगी। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, फॉस्फोरिलेशन क्या थी? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड हो गया। सो नाउ इट विल बी टर्म्ड एज 1,3 bis phosphoglycerate। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर और एक इसी तरह से यहाँ पर 1,3
बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी बिस फॉस्फो 13BG, बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ये BG भी लिख सकते हैं या BPG भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो G3P की एक तो पहले होगी ऑक्सीडेशन और फिर होगी फॉस्फोरिलेशन, एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, हाइड्रोजन वहाँ से निकल कर, और जो पहले से मौजूद NAD होगा, निकोटीनामाइड एडेनिन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 स्टेप्स हुए। नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पर होना है नेक्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ से एक एक फॉस्फेट रिमूव होगी। बिस फॉस्फो में से यानी 2 फॉस्फेट थे, तो एक फॉस्फेट रिमूव होगी। एक फॉस्फेट रिमूव होगी तो उससे क्या बनेगा, जो ADP थी वो कन्वर्ट हो जाएगी ATP के अंदर, क्योंकि यहाँ से एक फॉस्फेट रिमूव हुआ, यहाँ से भी एक फॉस्फेट इसके अंदर से रिमूव होगा, तो पहले से मौजूद ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ATP, एंड now the compound is called as 3-phosphoglycerate, यानी 3PG। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम टू सेम 3-phosphoglycerate, 3PG। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 3-phosphoglycerate जो है यहाँ पर इसकी होगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है। तो 2-phosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate, same as over here, 2-phosphoglycerate. Next, the 2-phosphoglycerate is, इसमें से रिमूव होगा वाटर, so over here यहाँ से water is removed, water is removed। तो अब जो कंपाउंड बनेगा that will be called as phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate। तो इसको एब्रीविएट इस तरह से किया जाता है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेप के नाम से। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज अनदर स्टेप जहां पर मिलेगी ATP। तो यहां पर क्या होगा, ADP is converted into ATP, और इसी तरह से यहाँ पर भी ADP is converted into ATP। एक एक फॉस्फेट रिमूव हुआ तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट रिमूव होगा, सो इट विल बी रिमेनिंग पायरुवेट, and over here also pyruvate। पायरुवेट जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं पायरुविक
acid. So you can see over here dear students कि G3P के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे और वो दोनों से आगे सेम टू सेम वही प्रोसेस चला। पहले ऑक्सीडेशन हुई G3P की और फिर उसके बाद फास्फोरिलेशन फॉलोड हुई और उससे क्या बना 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट रिमूव हुआ तो एक ATP यहाँ बनी, एक ATP यहाँ बनी। सो ये जो सी ATP बन रही है यहाँ पर भी ATP और यहाँ पर भी ATP, ठीक है। फिर यहाँ पर जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो ये रह जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा, इस फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट और 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से रिमूव होगा वाटर और वाटर में से निकलने के बाद ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पेप। ये एब्रीवेशंस आपने याद रखनी है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट रिमूव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक और ATP बनेगी, एक यहाँ पर और सेम टू सेम यहाँ पर भी ATP। तो अल्टीमेटली जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट निकल जाएगा तो बाकी रह जाएगा पायरुवेट। तो एक पायरुवेट यहाँ पर और एक पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक क्या था कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड्स का बनना। तो दिस इज़ हाउ, यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्लूकोज से बात शुरू हुई थी यहाँ पर और अल्टीमेटली क्या बने इसके 2 पायरुवेट एसिड्स मिल गए। और ये सारे के सारे स्टेप्स डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दे आर ऑल एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अब हम स्टेप्स को नंबर दे देते हैं। सो दिस इज़ स्टेप 1 जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर स्टेप 2 कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। स्टेप 3 fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6-bis phosphate. And number 4 fructose 1,6-bis phosphate is converted into dihydroxyacetone phosphate. And number 5 into glyceraldehyde 3-phosphate. उसके बाद स्टेप नंबर 6, यहाँ पर ये छठा स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन होगी G3P की और साथ में फॉस्फोरिलेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट इन द 7th स्टेप 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट निकलेगा कन्वर्ट इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। एंड इन द 9th स्टेप 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंड इन द 10th स्टेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट जब एक फॉस्फेट निकल जाएगा। तो ये इसकी 10 स्टेप्स में टोटल ये काम सारा हो रहा है। तो ये थी प्रेपरेटरी फेज, ये दूसरी ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ। अब यहाँ पर बात पे ऑफ की। प्रेपरेटरी फेज में ATP कितने लगे, कितने थे, कंज्यूम कितने थे, 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऑक्सीडेटिव फेज में टोटल ATP कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास नेट ATP कितने आ गए। सो नेट ATP याद रखना है 2 आएंगे, क्योंकि 2 तो हमारे वो जो इस्तेमाल हुए थे वो चले गए और 2 का हमें यहाँ पर फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो 2 नेट ATP मिलेंगे। इसके साथ साथ ये एक NADH ये और एक NADH ये। NADH कितने मिले, 2। और आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चढ़ता है तो एक NADH जो है वो 3 ATP देता है। 1 NADH gives 3 ATP। तो टोटल हमारे पास ये 2 NADH बने यानी 6 ATP ये और 2 ATP ये। तो टोटल यहाँ पर ATP कितने होंगे, टोटल 8 ATP। ठीक है, लेकिन याद रखना नेट के ATP कितने, डायरेक्ट कितने बने हैं, वो 2 ही बने हैं। क्लियर, बाकी तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चढ़ेंगे तो बनेंगे ना। ठीक है, तो वो 4th स्टेप होता है, उसमें ऐसा होगा। क्लियर, सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो सेंड मी वॉइस मैसेजेस
in order to, if there is any confusion. Thank you very much. Up till next lecture, Allah Hafiz.